Hello friends, today I have come with some special rules of active and passive voice. These are such rules that are mostly asked in competitive exams like TGT, PGT, LT, GIC and एयर फोर्स नेवी ETC। आज हम लोगों को ये देखना है, जैसे एक्टिव से पैसिव पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में, उसके बाद अर्थात जब सब्जेक्ट को ले जा करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना बताए थे। और आज एक्टिव पैसिव के इस स्पेशल रूल में हम लोगों को इसी बाई के जगह पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। उन प्रीपोजिशंस के बारे में जानना है और वो प्रीपोजिशन क्यों आते हैं और इसके बारे में भी समझना है। जैसे इसके अंतर्गत सबसे पहला रूल है जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पैसिव में बदलते समय हम लोगों को नोन मिलता है, क्योंकि नोन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और या ओब्लाइज्ड मिलता है, या मैरिड मिलता है, या रिलेटेड मिलता है, या एडिक्टेड मिलता है, एक्स्टम्ड या अपोज्ड मिलेगा, तब इनके बाद बाई का यूज नहीं करेंगे। जिस जगह पर अभी तक हम लोग बाई का यूज करते आए हैं उसी जगह पर टू का यूज किया जाएगा। ए टू एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आई नो गांधी जी फुल स्टॉप। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पैसिव में चेंज करने के लिए आ गया, तो हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव बदलना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज ए माल लगेगा। इतना समझते हुए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में गांधी जी हैं, इनको लाके सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। इसी थर्ड फॉर्म के बाद आप लोग अभी तक बाई का यूज करते हुए आए हो, लेकिन याद रखना अगर पैसिव में नोन आएगा तब बाई नहीं लगेगा, तब टू का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट को जैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता था उसी तरह से ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। और इसी नोन के जगह पर अर्थात पैसिव वॉइस में अगर इनमें से ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। इन सातों वर्ड में से कोई भी वर्ड मिलेगा तो समझ जाना कि जिस जगह पर बाई लिखते हैं, बाई नहीं लिख करके टू का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर नोन आया तो नोन के बाद में हम लोगों ने बाई का यूज ना करके टू का यूज किए हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल अर्थात सेकंड रूल इसी टाइप का है। तो सेकंड रूल क्या है कि पैसिव बदलते समय प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, लाइन्ड, डेकोरेटेड, एसोसिएटेड या फील्ड आएगा तब, और एनॉयड भी इसी में, एनॉयड
क्रैम्ड। तब इनके बाद पैसिव में बाई का यूज नहीं किया जाएगा, विद का यूज किया जाएगा। यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। इन सभी शब्दों को आप लोगों को लर्न करना है कि पैसिव में अगर ये सब शब्द मिल रहे हैं, एक क्रियाएं आ रही हैं, तो इन क्रियाओं के साथ में फिक्स है विद प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। हियर थ्रू एग्जाम्पल आई लर्न दिस थिंग आल्सो। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है शी कैन प्लीज मी, शी कैन प्लीज मी। देखिए शी कैन प्लीज का मतलब वो मुझे प्लीज कर सकती है। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न कर देना, नहीं तो प्लीज का मतलब कृपया से लगाओ। प्लीज मीन्स कृपया भी होता है, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में नहीं रहता है तब। लेकिन यहाँ पर प्लीज वर्ब के रूप में है, इसीलिए प्लीज का मतलब प्रसन्न करने से है। अब इसे पैसिव चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। और देखिए इस सेंटेंस में कैन आया है, मॉडल है। तो आप लोगों को पता है कि जिस सेंटेंस में मॉडल आया होता है, पैसिव में चेंज करते समय उसी के आगे भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे कैन है तो कैन भी, कुड है तो कुड भी, मे है तो मे भी, माइट है माइट भी, शुड है शुड भी, मस्ट है मस्ट भी। इसी तरह से उसी प्रकार से कैन है तो पैसिव में कैन भी हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हियर मेन वर्ब इज प्लीज, सो थर्ड फॉर्म ऑफ प्लीज इज प्लीज्ड। और प्लीज थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे अभी तक, तो हम लोग इस जगह पर बाई का यूज करते चले आए। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को लर्न करना है कि जब पैसिव में चेंज करते समय प्लीज्ड होगा तब बाई नहीं लगेगा, बाई के ही जगह पर विद का यूज किया जाएगा। और जब विद आ जाएगा तो सब्जेक्ट को ले जा करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो इसका सी कैन प्लीज मी का पैसिव बन जाएगा आई कैन बी प्लीज्ड विद हर। और प्लीज्ड वर्ब को लेकर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया। ठीक, प्लीज के बाद बता रहा हूं कि पैसिव में विद लगता है। उसी प्रकार से इन सारी क्रियाओं को, इन सभी वर्ब्स को आप लोगों को लर्न करना होगा। केवल प्लीज ही नहीं, ये देखिए 1 से लेकर 10 तक एक क्रमशः वर्ब हैं, इन सबके साथ में पैसिव में विद लगेगा। एक ही एग्जाम्पल मैं समझ रहा हूं कि पर्याप्त होगा, ठीक ना। तो जो प्लीज्ड को समझाया कि प्लीज के बाद विद आता है, उसी प्रकार से समझना इन सारी क्रियाओं के साथ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, क्रैम्ड तक जो वर्ब है, इन सबके साथ में विद का ही यूज करना है पैसिव वॉइस में। और उसके बाद इस टाइप का जो तीसरा रूल बनता है, हम लोगों का थर्ड रूल है, वो इस तरह से है। जैसे पैसिव में चेंज करते समय अगर कंटेन्ड मिलता है, इंटरेस्टेड मिलता है, इम्बॉडीड मिलता है, इनगल्फ्ड मिलता है, तब इनके बाद बाई का यूज नहीं करेंगे, अर्थात बाई के जगह पर इन का यूज किया जाएगा। इन सभी वर्ड्स को हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। एक फिक्स प्रीपोजिशन है कि एक वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है, तो इनके बाद आएगा तो आएगा यही प्रीपोजिशन आएगा। जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं
इनको लर्न करके रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए है कि दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स। मैनी बुक्स, इसका मीनिंग है कि इस बैग में बुक्स, इस बैग में बहुत सारी किताबें हैं। अर्थात या ऐसे भी कह सकते हो दिस बैग कंटेन्स, रखती है, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबों को, या इस बैग में बहुत सारी पुस्तकें हैं। कंटेन मीन्स होता है रखना। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक आएगा, वो भी न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी बुक्स प्लूरल है। पहले तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे। मैनी बुक्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ला के सब्जेक्ट बनाएंगे तो शुरू में आ जाएगा मैनी बुक्स। प्लूरल है इसलिए आर हो जाएगा। कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेन्ड हो जाएगा। और पैसिव में अभी तक वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या बाई लगवाते थे, उसके बाद सब्जेक्ट को ले जा करके ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो यहां पर कंटेन्ड आ रहा है, इसी चीज को ध्यान देना है। तो रूल होता है कि पैसिव में कंटेन्ड के बाद में बाई का प्रयोग ना करके हमेशा इन का यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग इन लिखेंगे और इन का यूज करने के तुरंत बाद सब्जेक्ट जो है उसे ले जा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे सब्जेक्ट हम लोगों का है दिस बैग, तो ये दिस बैग अंत में आकर के ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस का पैसिव होगा। दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स है, इसका पैसिव बनेगा मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। मीनिंग इज सेम। चाहे कह दो कि इस बैग में बहुत सारी पुस्तकें हैं, और चाहे कह दो कि बहुत सारी पुस्तकें इस बैग में हैं, ठीक, मीनिंग सेम है। तो जो रूल कंटेन्ड के साथ में लग रहा है वही इन चारों वर्ड्स के साथ में, चाहे कंटेन्ड हो, चाहे इंटरेस्टेड हो, चाहे एम्बॉडीड हो, चाहे इनगल्फ्ड हो, ये चारों वर्ड आप लोग लर्न करके रखेंगे। कभी भी पैसिव में बदलते समय इन चारों में से किसी भी वर्ब से मुलाकात होगी तो समझ जाना इनके बाद में इनका ही यूज होगा। और कभी कभी क्या होता है कि करेक्ट इनकरेक्ट में भी आता है। यहाँ पर बाई लिख देंगे, लोग सोचेंगे पैसिव में तो बाई लगता है। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, कंटेंट के साथ, इंटरेस्टेड के साथ, इम्बॉडीड के साथ, इनगल्फ्ड के साथ पैसिव में इन लगता है, तो तुरंत आप लोग बाई को हटा करके इन लिख करके सेंटेंस को करेक्ट भी कर देंगे। तो यही याद रखना है, ये चारों में से कोई भी वर्ड मिलेगा, कोई भी वर्ब मिलेगी, तो इनके साथ में, इनके बाद में बाई को लिखने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, इन लिखने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इसी तरह का फोर्थ रूल है। चौथा रूल भी इसी तरह से है। चौथा है, जैसे पैसिव में अगर चेंज करते समय हम लोगों को डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, अलार्म्ड, अमेज्ड, सैटिस्फाइड, स्टार्टल्ड, अनॉयड और बेक्स्ड अगर मिलेगा, तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय, अर्थात पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले इन क्रियाओं के बाद बाई का यूज नहीं करेंगे,
बाई के जगह पर एट का यूज किया जाएगा। वन एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस रूल आल्सो वी टेक एंड लर्न, एज he has displeased me, उसने मुझे डिस्प्लीज कर दिया है। डिस्प्लीज मीन्स होता अप्रसन्न कर दिया है। अब पैसिव में चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई के साथ हैव बीन का यूज कर दिया जाएगा। डिस्प्लीज का थर्ड फॉर्म डिस्प्लीज्ड होता है, और डिस्प्लीज के साथ पैसिव में मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, और यहाँ सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा भी गया है कि डिस्प्लीज ए है। देखो, डिस्प्लीज के साथ पैसिव में एट का यूज होता, तो हम लोग यहाँ पर एट लिखेंगे, और एट लिखने के तुरंत बाद सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। तो इस तरह का क्वेश्चन का पैसिव बनेगा आई हैव बीन डिस्प्लीज्ड एट हिम। तो इन वर्ब्स को लर्न करना है जिनके साथ एट लगता है पैसिव में। और एक चीज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो एनवायड है, एनवायड के साथ में एनवायड दो जगह मिल रहा है। यहां पर एनवायड के साथ में बताया गया एट लगेगा, और एनवायड इस रूल में है, यहां पर एनवायड के साथ में विद बताया गया है। तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि एनवायड के साथ मन चाहे विद लगाया जाए, मन चाहे एट लगाया जाए, ऐसा है कुछ क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एनॉयड मीन्स होता है चिढ़ना, चिढ़ाना, एनॉयड। ठीक, तो देखिए, अगर कोई किसी आदमी से चिढ़ा है, चिढ़ना, तब तो एनॉयड विद का यूज होगा। और अगर आदमी किसी निर्जीव चीज से चिढ़ा है तो एनॉयड एट होगा। अगर किस समथिंग मतलब किसी निर्जीव चीज से, मान लीजिए ए मार्कर है, दिस इज मार्कर, एंड व्हाइल टीचिंग दिस रिफ्यूजेस टू वर्क और दिस स्टॉप्स वर्किंग, वी गेट एंग्री एट दिस मार्कर and we annoy. If we are annoyed with this marker, so with is not correct at this marker. Understood? Because marker is non-living thing. Non-living thing के साथ में at लगेगा। अगर किसी non-living thing से हम चिढ़े हैं तब annoyed at होगा, और किसी living thing से अगर चिढ़े हैं तो एनॉयड विद का यूज किया जाता है। ठीक ना? इस तरह से ये आप लोगों को मैं 4 स्पेशल रूल्स इसमें बताया, और जो लर्न करने वाली चीजें हैं ये बिना लर्न किए नहीं क्लियर हो पाएगा। इसीलिए रूल फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी वर्ड बताया गया उसको लर्न करो, रूल 2 के अंतर्गत जितना भी बताया गया उसे लर्न करो, 3 और 4 के अंतर्गत जितने भी वर्ड्स बताए गए इन सबको लर्न करो। उसके बाद अपने दिमाग में रखो कि पैसिव में ए मिलेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। बाई तो जनरल वाले सेंटेंसेस में, सामान्य सेंटेंसेस में यूज होता है। और स्पेशल रूल्स ये जान लीजिए 4 हो गया। और इसके बाद स्पेशल रूल्स में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग देखते हैं रूल 5 मानते हुए। तो रूल 5 इसको मान लो। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दे से दैट मोहन
इज ग्रेट, ऐसे क्वेश्चन आए रहते हैं कभी कभी, और कहा जाता है इसे पैसिव में चेंज कर दो। तो जब पैसिव में चेंज करने की बात आती है तो हम लोग देख रहे हैं कि दे सब्जेक्ट हो गया, से वर्ब हो गया, उसके बाद एक दैट जो है एक कंजक्शन के रूप में आया है, इसके बाद एक क्लाज है, तो दैट के बाद एक पूरा नाउन क्लास फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसको किस तरह से पैसिव बदलेंगे? अकेले दैट को चेंज कर देने से भाव नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट का भाव है। तो एक रूल होता है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई क्लॉज हो, जैसे दैट के अलावा भी कोई भी कंजक्शन हो सकता है, कोई कंजक्शन है उसके बाद सेंटेंस हो, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें एक शब्द वाला मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी पैसिव में चेंज करने को आता है तो ये आपका सब्जेक्ट ए वर्ब दो चीज मिल रहा है और एक शब्द में हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसी से के तुरंत बाद यहीं पर ऑब्जेक्ट के रूप में इट की कल्पना कर लेते हैं। किसकी कल्पना कर लेंगे? इट की कल्पना कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमको अब सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और एक जो दैट कंजक्शन के बाद क्लॉज है अर्थात नाउन क्लॉज, जैसे अंत में एक्टिव वॉइस में है वैसे इसे अंत में पैसिव में भी उतार दिया जाएगा। ओके, हमको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए इतने को भूल जाना रहेगा। जान लीजिए कि दैट मोहन इज ग्रेट ये आया ही नहीं है। आया क्या है? दे से इट, दे से इट, इसी को पैसिव बदल दो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट हो जाएगा, इट के साथ इज और शे का थर्ड फॉर्म सेट, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट दे है तो देम हो जाएगा। तो दे से इट को पैसिव बदल दिए तो बन गया इट इज सेड बाय देम। अब इसके बाद जो दैट मोहन इज ग्रेट है ना, इसको आगे जो करते उतार दिया जाएगा, तो दैट का दैट हो जाएगा और मोहन का मोहन, इज का इज और ग्रेट का ग्रेट। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे इसे पैसिव में बदलते हैं। इस से के जगह पर कोई भी वर्ब हो सकती है। अगर वर्ब के बाद कोई क्लॉज है, क्लॉज का मतलब या तो जो है एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या तो नाउन क्लॉज होगा, या तो एडवर्ब क्लॉज होगा, या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, ठीक ना। तो कंजक्शन लगा रहेगा, उसके बाद सेंटेंस होगा। तो इस कंजक्शन को अकेले ऑब्जेक्ट तो माना नहीं जा सकता है और पूरे सेंटेंस को भी, पूरे क्लॉज को भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट का अभाव होता है और ऑब्जेक्ट का अभाव होने की स्थिति में पैसिव में बदलना है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है क्योंकि उसी सेंटेंस का पैसिव बनता है जिसमें तीन चीजें हो, शर्त है। एक तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, दूसरा वर्ब का होना, तीसरा ऑब्जेक्ट का होना। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो यहाँ पर याद रखना इट को मतलब ऑब्जेक्ट मान करके जो प्रिंसिपल क्लॉज रहता, मतलब कंजक्शन के पहले वाला क्लॉज रहता, इसको इतने को पैसिव में बदल करके आगे जो भी कंजक्शन हो, जो भी क्लॉज हो, उसको ज्यों करते हुए लिख दिया जाता है। इस तरह से अगर इस तरह का सेंटेंस आता है कभी तो हम लोग इस तरह से पैसिव में बदल देते हैं। और ये आप लोगों का मान करके चलिए कि स्पेशल रूल्स में 5th रूल है, 5वां रूल था, और इसी स्पेशल टाइप में 6th रूल। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह मिलता है, जैसे रहेगा इट
is the time, it is the time to close the शॉप। एक समय है दुकान बंद करने का। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है जिसे हम लोगों को पैसों में बदलने को कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि मेन वर्ब का अभाव है। इज एम आर है, इज एम आर को टू बी वर्ब कहते हैं। यहां पर इंफिनिटिव है और मेन वर्ब नहीं है। तो एक रूल होता है कि जब सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ब हो और आगे चल करके इंफिनिटिव हो लेकिन मेन वर्ब ना हो, तो इज एम आर वाज वर्ब और इंफिनिटिव के बीच में जैसे द टाइम है, कोई अन्य शब्द है और इस सेंटेंस में मेन वर्ब का अभाव है। तो अगर टू बी वर्ब वाले वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, पैसिव में बदलना है, तो सिर्फ इसी जो इंफिनिटिव देख रहे हैं आप लोग, इसी इंफिनिटिव को ही पैसिव में बदल दिया जाता है। जैसे अब इंफिनिटिव का पैसिव क्या बनेगा, तो टू है, टू के बाद बी बढ़ा दो, उसके बाद जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म टू बी क्लोज्ड। और इसमें भी नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ भी नहीं करना है, जो करते हो पूरा उतारना। जैसे ईट है तो ईट का ईट उतार लो, इज का इज उतार लीजिए, द का द उतार लीजिए। इसके बाद टाइम और टू क्लोज को टू बी क्लोज्ड कर दीजिए, टू बी क्लोज्ड। इसी के बाद द शॉप। और कभी कभी इसी सेंटेंस को इस तरह से भी चेंज मिलता है, जैसे फॉर का यूज करके, इट इज द टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इट इज द टाइम फॉर द शॉप, मतलब दुकान के लिए ये बंद होने का, टू बी क्लोज। तो दोनों करेक्ट है। इट इज द टाइम टू बी क्लोज द शॉप, यह दुकान बंद होने का समय है। और चाहे कह दो कि इट इज द टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, ये दुकान के लिए बंद होने वाला समय है, ठीक ना। तो इस तरह का भी अगर क्वेश्चन मिलता है जिसमें टू बी वर्ब होता है और उसके बाद कोई अन्य शब्द रहता है और उसके बाद बीच में इंफिनिटिव होता है, तो सिर्फ इंफिनिटिव को ही पैसिव में बदला जाता है। और किसी इंफिनिटिव का पैसिव क्या बनता है, टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कहते ही हैं। टू के बाद बी बढ़ा दो और बी के बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म कर दो, तो इंफिनिटिव का वो पैसिव हो जाता है। और इसके बाद स्पेशल रूल्स में जो नेक्स्ट रूल बन रहा है आप लोगों का, रूल 7, ठीक, वो ये बन रहा है कि जैसे एक्टिव वॉइस में अगर हैज टू या हैव टू है या हैड टू है या शैल हैव टू या विल हैव टू है, तब पैसिव में बदलते समय इन्हीं के आगे बी बढ़ जाएगा, सब में बी बढ़ जाएगा, ठीक। जैसे एक्टिव में हैज टू या हैव टू है तो पैसिव में हैज टू भी हैव टू भी हो जाएगा। अगर एक्टिव में हैड टू है तो पैसिव में हैड टू भी हो जाएगा। एक्टिव में शैल हैव टू या विल हैव टू है तो पैसिव में शैल हैव टू भी विल हैव टू भी हो जाएगा। एग्जाम्पल इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे है आई हैव टू लर्न द लेसन, लर्न द लेसन कि मुझे पाठ याद करना पड़ता है। तो इसको पैसिव चेंज करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ो, ऑब्जेक्ट द लेसन है, इस शुरू में आ जाएगा और द लेसन के साथ हैज टू बी का यूज कर देंगे क्योंकि द लेसन सिंगुलर है। हैज टू बी लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है और इसी के बाद बाई और सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। इसी प्रकार से अगर हैड टू है तो हैड टू भी हो जाएगा। और इस पार्ट में
मैं आप लोगों को जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में बता दिया हूँ, ठीक ना। और इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, लर्न करते हुए चलिए, और निश्चित रूप से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं। ओके, थैंक यू।